अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, उम्मीद है आप ठीक होंगे। 2011 पंजाब पब्लिक सर्विस कमीशन का ये पेपर है, इसको आज हम डिस्कस करने लगे हैं। इसमें हम ये देखेंगे कि क्वेश्चंस में कौन सा ऑप्शन ठीक है और क्यों ठीक है, और बाकी ऑप्शन क्यों ठीक नहीं है। कहीं डायग्राम की ज़रूरत होगी तो मैं ज़रूर बना के आपको बताऊंगा कि इसका आंसर कैसे बनता है। ये 2011 का पेपर है, कारवान की बुक में गिवन है, लेकिन इसके आंसर्स काफ़ी सारे एंड पे रॉन्ग दिए होते हैं बुक्स के अंदर। एक दो और बुक्स के अंदर भी ये पेपर गिवन है, लेकिन हम आंसर्स पे रिलाई नहीं करेंगे जो बुक का गिवन है। ये जो बुक के एंड पे की दी हुई है, तो हम अपने आंसर्स को खुद ही फाइंड आउट करने की कोशिश करेंगे अपने नॉलेज के अकॉर्डिंगली। सो पहला क्वेश्चन आपके पास यहाँ पर जो गिवन है वो कहता है कि कंज्यूमर ऑप्टिमल इक्विलिब्रियम इज़ डिटरमिन बाय। कंज्यूमर का ऑप्टिमल इक्विलिब्रियम जो होता है ना, वो अगर आप ऑर्डिनल अप्रोच देखें, कॉर्डिनल अप्रोच देखें तो प्राइस ऑफ एक्स इज इक्वल टू एम यू ऑफ एक्स अगर हो जाए तो ये एक है कि कंज्यूमर इज इन इक्विलिब्रियम वेयर दिस इज हैपनिंग। दूसरी ऑप्शन ये आती थी कि अगर मल्टीपल कमोडिटी हो जाए तो एम यू एक्स ओवर पी ऑफ एक्स इज इक्वल टू एम यू वाई ओवर पी ऑफ वाई। अगर आप इसको फॉलो करें तो भी कंज्यूमर इक्विलिब्रियम में होता था। हाँ, उसके अलावा आप इंडिफरेंस कर्व अप्रोच में जाएं तो आप कहते थे कि यस, जब स्लोप ऑफ बजट लाइन या बजट लाइन इज टेंजेंट टू हाईएस्ट पॉसिबल इंडिफरेंस कर्व, तो ये कंज्यूमर का ऑप्टिमल इक्विलिब्रियम हो जाता था। तो इन बातों को अगर मद्देनज़र रखते हुए हम इधर आते हैं, फाइंड आउट करने की कोशिश करते हैं आंसर को, तो कहता है कि द कंज्यूमर ऑप्टिमल इक्विलिब्रियम इज़ डिटरमिन बाय। मतलब मैंने यहाँ पर जो आपको ये ऑप्शन दिया है ना, ये वो नॉलेज है जो आपके और मेरे माइंड में था। हम इस नॉलेज को माइंड में लेके इस क्वेश्चन को आंसर देने की कोशिश करते हैं और फाइंड आउट करते हैं क्या इससे मिलता जुलता कुछ आंसर हमारे पास यहाँ पर है। तो देख लेते हैं जी। द कंज्यूमर ऑप्टिमल इक्विलिब्रियम इज डिटरमिन बाय द इक्वालिटी ऑफ सप्लाई एंड डिमांड इन द प्रोडक्ट मार्केट, अ पॉइंट ऑन द नेक्स्ट हाइएस्ट इंडिफरेंस कर्व। मैं बी ऑप्शन के साथ इसलिए नहीं जाऊंगा कि द पॉइंट ऑन द नेक्स्ट हाईएस्ट इंडिफरेंस कर्व, मुझे पता ही नहीं है कि हाईएस्ट इंडिफरेंस कर्व के ऊपर मैं वो उसे अचीव भी कर सकता हूँ कि नहीं कर सकता। सपोज ये इंडिफरेंस कर्व 2 है और ये बी पॉइंट है, मैं पता नहीं अचीव भी कर सकता हूँ नहीं, मेरा बजट ही ये है। मेरी बजट लाइन जब तक मूव करेगी नहीं, इनकम इफेक्ट नहीं आएगा, इनकम इंक्रीज नहीं होगी, मैं तो बी अचीव ही नहीं कर सकता। तो मेरा ऑप्टिमम पॉइंट बी कैसे हो सकता है? सो बी आंसर नहीं है। सी, द इक्वालिटी ऑफ सप्लाई एंड डिमांड इन द लेबर मार्केट, बात कंज्यूमर की हो रही है, लेबर की हो नहीं रही, तो यह आंसर भी नहीं है। अ पॉइंट ऑन द इंडिफरेंस कर्व दैट इंडिकेट्स कंज्यूमर सेटिस्फैक्शन, ये तो इंडिफरेंस कर्व की जस्ट डेफिनेशन है कि कोई भी पॉइंट इंडिफरेंस कर्व के ऊपर कंज्यूमर की सेटिस्फैक्शन को तो रिप्रेजेंट करता है, लेकिन क्या वो अचीवेबल है, क्या वो ऑप्टिमल इक्विलिब्रियम है? सो अब ये आंसर ए क्यों है, इक्वलिटी ऑफ सप्लाई एंड डिमांड। बेसिकली ये जो आपका जो डिमांड कर्व है वो डिराइव होता है मार्जिनल यूटिलिटी से, ठीक है। सो ये वाला मैंने ऑप्शन बताई थी पी एक्स इक्वल टू एम यू, आपने लाजमी बातें किया होगा डेरिवेशन ऑफ डिमांड कर्व थ्रू यूटिलिटी अप्रोच। सो बेसिकली डिमांड एंड सप्लाई जहाँ पर एक दूसरे को इक्वेट करते हैं, ए ऑप्शन वो कंज्यूमर के इक्विलिब्रियम को इस वजह से इंडिकेट करता है। क्वेश्चन नंबर 2 आपके पास जो गिवन है, द आई एस कर्व इज बेस्ड ऑन विच ऑफ द फॉलोइंग अजम्पशन। तो माशाल्लाह अक्लमंद बहुत था पेपर बनाने वाला, ऑप्शन कोई क्लियर आपको दी ही नहीं है, या ये जो कारवान वाले ने जब क्वेश्चन दी टाइप किया तो उससे कोई मिस्टेक हुई है। तो आप लोग भी प्रैक्टिस कर रहे होंगे, आपके पास भी मौजूद होगा। द आई एस कर्व इज बेस्ड ऑन विच ऑफ द फॉलोइंग अजम्पशन, देर इज ओनली वन इंटरेस्ट रेट एंड इनकम लेवल एट विच द प्रोडक्ट मार्केट कैन बी इक्विलिब्रियम। अगर आपको आई एस की डेफिनेशन आती है तो ऑप्शन ए नहीं हो सकता। देर आर डिफरेंट कम्बिनेशन ऑफ इंटरेस्ट रेट एंड लेवल ऑफ इनकम वेयर सेविंग्स आर इक्वल टू इन्वेस्टमेंट, तो ऑप्शन ए नहीं हो सकता। स्टॉक मार्केट प्राइसेस आर जनरली हायर व्हेन इंटरेस्ट रेट्स आर लो, इसका ताल्लुक नहीं बनता इसके साथ। स्टॉक मार्केट्स आर लो, इंटरेस्ट रेट्स, ये तो गेम नहीं बनती, ये इसलिए ये रिलेशनशिप यहाँ डिस्कस नहीं हो सकता। डी ऑप्शन में देखें तो मनी मार्केट इक्विलिब्रियम कैन भी अकर, हम मनी मार्केट को डिस्कस ही नहीं कर रहे, हम गुड्स मार्केट को डिस्कस कर रहे हैं, तो डी भी नहीं। अब सी भी वीक ऑप्शन है, इसमें आधी बात ठीक है आधी गलत है। लिखा हुआ है कि इन्वेस्टमेंट एंड सेविंग डिसीजंस वेरी इन्वर्सली विद इनकम। आप देखें आई एस कर्व में सेविंग इज़ अ फंक्शन ऑफ इनकम, और आप जब डायग्राम बनाते हैं तो ये आपके पास बनती है, सेविंग यहाँ लेते हैं आप, इनकम इधर लेते हैं, ठीक है। लेकिन इन्वेस्टमेंट का
जो रिलेशनशिप है इनकम के साथ, इनकम के साथ ही पूछा है ना, इन्वेस्टमेंट एंड सेविंग डिसीजंस आर वेरी, तो इन्वेस्टमेंट का इनकम के साथ इन्वर्स रिलेशनशिप, इन्वेस्टमेंट इंक्रीज होती है इनकम इंक्रीज होती है, या इनकम इंक्रीज होती है उससे इन्वेस्टमेंट इंक्रीज होती है, ये दोनों को तो पॉजिटिवली रिलेटेड है, इन्वर्सली रिलेटेड तो है नहीं ये। सो बनाने वाला माशाल्लाह अक्लमंद होगा, किसी किताब से उठाया होगा एमसीक्यू, तकलीफ तो की नहीं होगी, जो तकलीफ नहीं की है इस वजह से आपके पास वीक आंसर यही बचता था और कोई बचता नहीं था, इसलिए आपके पास ये सी आंसर है। द स्पेकुलेटिव डिमांड फॉर मनी इज मनी बैलेंसेज हेल्ड फॉर द पर्पज ऑफ नियर फ्यूचर परचेजेस, पर्पज तो नहीं बताया किस पर्पज के लिए। मनी सेट असाइड टू मीट अनएक्सपेक्टेड इवेंट्स, ये प्रिकॉशनरी मोटिव होता है अनएक्सपेक्टेड इवेंट वाला। मनी सेट असाइड टू इन्वेस्ट इन द फ्यूचर, मनी एलोकेटेड फॉर मंथली एक्सपेंसेस, ये ट्रांजैक्शन डिमांड है आपके पास। फिर यहां पर वही बात आती है कि आपके पास ऑप्शन बच गई ए और सी। मनी बैलेंसेज हेल्ड, यानी कि अब बी और सी, डी तो आंसर हो नहीं सकता क्योंकि ये आपके पास मनी स्पेकुलेटिव डिमांड है, ये आपके पास मनी ट्रांजैक्शन डिमांड है, डी। मनी बैलेंसेज हेल्ड फॉर द पर्पज ऑफ नियर फ्यूचर परचेजेस, अब जो नियर फ्यूचर परचेजेज हैं वो तो कुछ भी हो सकता है, कंज्यूमर आइटम भी हो सकते हैं, इन्वेस्टमेंट तो कहा ही नहीं है। सो हम तो स्पेकुलेटिव डिमांड में बेसिकली केंजियन सिस्टम के अंदर हम तो रखते हैं अपने पास पैसे फ्यूचर में बॉन्ड्स को परचेज करने के लिए, ठीक है, वो स्पेकुलेटिव डिमांड है कि बॉन्ड्स की प्राइस अप होंगी डाउन होगी, वो किस्म की इन्वेस्टमेंट है। सो इसी वजह से आपके पास जो नियरेस्ट आंसर बनता है वो आपके पास सी बनता है कि मनी सेट असाइड टू इन्वेस्ट इन द फ्यूचर। क्वेश्चन नंबर 4 है केंजियन मल्टीप्लायर कॉन्सेप्ट रिवील्स दैट, केंजियन मल्टीप्लायर कॉन्सेप्ट रिवील्स दैट एज द मनी सप्लाई इंक्रीजेज प्राइस गो अप, इस तरह का तो कोई काम ही नहीं हुआ डिस्कस मनी, इस केंजियन मल्टीप्लायर की बात और ये मनी मल्टीप्लायर की बात ही नहीं हो रही। एन इंक्रीज इन द सेविंग इज जनरली फॉलोड बाय इंक्रीज इन द, ये टेल नहीं है, ये रेट ऑफ इंटरेस्ट है, सो ये भी नहीं बनता। एन इंक्रीज इन इन्वेस्टमेंट कॉज अ डिक्रीज इन द इनकम एंड, बोलो जी ये तो बिल्कुल ही उल्टा हो गया, क्या हुआ, एन इंक्रीज इन द इन्वेस्टमेंट कॉज डिक्रीज इन इनकम एम्प्लॉयमेंट, ये तो हो ही नहीं सकता। एन इंक्रीज इन जनरल लेवल ऑफ एम्प्लॉयमेंट अकर्स विद इंक्रीज इन इन्वेस्टमेंट, डी आपका ऑप्शन बिल्कुल ठीक है कि इन्वेस्टमेंट जब इंक्रीज होती है, ठीक है जी, तो उसकी वजह से एम्प्लॉयमेंट इंक्रीज होगी, एम्प्लॉयमेंट इंडिकेट कर रही है कि आपकी जो है आउटपुट यानी जीडीपी भी इंक्रीज होगी। सॉरी ये मैं नज़र नहीं आ रहा था, डी ऑप्शन है आपके पास, दोबारा रिपीट कर देता हूँ, एन इंक्रीज इन जनरल लेवल ऑफ एम्प्लॉयमेंट अकर्स विद इंक्रीज इन्वेस्टमेंट, डी ऑप्शन बनता है। ये तीनों नहीं बनते, तीनों मैं अभी आपके साथ डिस्कस कर चुका हूँ, क्यों नहीं बनते वो भी बता चुका हूँ, इसलिए आपके पास डी ऑप्शन है। 5वां क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग वुड नॉट कॉज द एलएम कर्व टू शिफ्ट टू द राइट, ओके दिस इज योर एलएम, एलएम कर्व राइट वर्ड पता है कब शिफ्ट होता है, जब या तो आपकी मनी सप्लाई इंक्रीज हो जाए या मनी डिमांड फॉल कर जाए, दो मेन बातें हैं, या कोई ऐसे फैक्टर जो मनी सप्लाई को बढ़ा दें या मनी डिमांड को कम कर दें, तो ये राइट वर्ड शिफ्ट हो जाएगी। अभी देख लेते हैं यहाँ पहला पॉइंट, एन एक्सपेंशन ऑफ मनी सप्लाई बाय द ट्रेजरी, वैसे तो ऑप्शन आ गई हमारे पास लेकिन फिर भी एहतियातन आगे देख लेते हैं। द परचेज ऑफ बॉन्ड्स, जब बॉन्ड्स परचेज करते हैं बाय द फेडरल रिजर्व बैंक, तो क्या होता है, कहानी तो यहाँ भी थोड़ी सी ख़तरनाक होने जा रही है, बॉन्ड्स परचेज कर लिए लोगों से तो मनी सप्लाई इंक्रीज हो गई। चलें देखते हैं, अ डाउनवर्ड शिफ्ट इन द स्पेकुलेटिव डिमांड फॉर मनी, ओ माय गॉश मेरे से मिस्टेक हो गई, क्या करना है आपने, तवज्जो से देखना है, ये हो गई मेरे से मिस्टेक। यूजुअली एमसीक्यू बनाते हुए नॉट को बड़ा हाईलाइट किया जाता है, यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, नॉट शिफ्ट टू द राइट, ठीक है जी, क्या करना है, देखिए मिस्टेक कैसे होती है, नॉट इस तरफ शिफ्ट नहीं करेगा, शिफ्ट होता कब है, मनी सप्लाई के इंक्रीज होने से और मनी डिमांड के फॉल होने से, या दोनों में से कोई एक ऑप्शन। तो आपका देखें पहली ऑप्शन क्या थी, एक्सपेंशन ऑफ द मनी सप्लाई, ये तो राइट की तरफ शिफ्ट करेगा, परचेज ऑफ द बॉन्ड ये तो मनी सप्लाई बढ़ाएगा, ये तो राइट वर्ड शिफ्ट करेगा, और डाउनवर्ड शिफ्ट इन द स्पेकुलेटिव डिमांड फॉर मनी, डिमांड फॉर मनी मैंने अभी पहले ही बता दिया कम, इससे भी राइट वर्ड शिफ्ट होगा। सो अ चेंज इन द रेट ऑफ इंटरेस्ट, भाई शिफ्टिंग फैक्टर तो रेट ऑफ इंटरेस्ट होता ही नहीं है, ये तो मूवमेंट अलोंग द डिमांड कर्व होता है। सो आपका डी ऑप्शन है, इंटरेस्ट रेट में चेंज शिफ्ट नहीं करती, मूवमेंट करती है अलोंग द एलएम कर्व, बिल्कुल ऐसे ही जैसे प्राइस इज नॉट अ शिफ्टिंग फैक्टर ऑफ डिमांड, ऐसे ही इंटरेस्ट रेट इज नॉट अ शिफ्टिंग फैक्टर ऑफ एलएम।
तो बड़ा क्लियर हो गया, दिस इज योर आंसर। आगे चलते हैं जी। क्वेश्चन नंबर है 6, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ट्रू इन इंडस्ट्री करेक्टराइज्ड बाय प्योर कंपटीशन। तो प्योर कम इज नॉट ट्रू, कौन सी ऐसी चीज़ है जो प्योर कंपटीशन में या परफेक्ट कंपटीशन में नहीं होती। देर इज ईज लिखना था, ये केसेस लिख दिया, ईज ऑफ एंट्री एंड एग्जिट। सो ईज लिखना था, टाइपिंग मिस्टेक है, या केसेस ऑफ एंट्री एंड एग्जिट, ये वैसे ईज था, टाइपिंग मिस्टेक है। देयर आर मेनी बायर्स एंड सेलर्स, ये भी परफेक्ट कंपटीशन में होता है। द मार्जिन रेवेन्यू कर्व इज हॉरिजेंटल, ये भी ठीक है। अ सिंगल फर्म कैन इन्फ्लुएंस द, ये मोनोपोली में होता है। सो ये आपका आंसर है, ये इज नॉट ट्रू। तो नॉट ट्रू का मतलब यही है कि ये इसमें नहीं होता, तो ये नहीं होता जी, टी ऑप्शन आपके पास। अच्छा, तो 7वां क्वेश्चन मैंने वैसे हाईलाइट नहीं किया था, लेकिन ये भी मैं डिस्कस कर लेता हूँ। इकोनॉमिक ग्रोथ इज़ अ प्रॉब्लम इन एन इन्वायरमेंट विद हाई रेट ऑफ इंटरेस्ट। देखिए, बात यह है कि जब आप इन्वेस्टमेंट डिसीजन करते हैं ना, तो इफ़ योर मार्जिनल एफिशिएंसी ऑफ कैपिटल इज़ ग्रेटर देन रेट ऑफ इंटरेस्ट, तो आप इन्वेस्टमेंट करते हैं तो आपकी जो इकोनॉमिक ग्रोथ है वो इंक्रीज़ होती है जी। रूल ये है जी। अब प्रॉब्लम यहाँ पर इकोनॉमिक ग्रोथ में इंटरेस्ट रेट के हाई होने का इसके साथ क्या लिंक बनता है, ये प्रॉब्लम कैसे बन जाएगा कि भाई अगर रेट ऑफ इंटरेस्ट हाई हो जाए तो ये रिवर्स केस हो जाएगा, आपका जो एमईसी है वो लेस देन रेट ऑफ इंटरेस्ट हो जाएगी, जिसकी वजह से इकोनॉमिक ग्रोथ की जो स्पीड है या तो वो कम हो जाएगी या वो डिक्रीज़ हो जाएगी। द मार्जिनल एफिशिएंसी ऑफ कैपिटल इज़ लेस देन द रेट ऑफ इंटरेस्ट। आंसर आपका ए है, लेकिन हम देखते हैं बी और सी क्या चीज़ है। देखें जी, बी में क्या बता रहा है, द प्राइस ऑफ गवर्नमेंट बॉन्ड इज़ रिलेटिवली हाई, इसका ताल्लुक नहीं बनता। देयर इज़ एन एक्सेस सप्लाई ऑफ मनी, इसका ताल्लुक नहीं बनता। ठीक है जी। शॉर्ट टर्म डिमांड कर्व फॉर कैपिटल इक्विपमेंट शिफ्ट टू द राइट, ये तो अच्छी बात है, ये भी नहीं हो सकता, ये भी नहीं हो सकता। सो द आंसर इज़ ए, वो ठीक है बिल्कुल, क्योंकि ये रेलिवेंट ऑप्शंस ही नहीं है इकोनॉमिक ग्रोथ के साथ। हाँ जी, देखते हैं जी। सम इकोनॉमिक्स नहीं था, सम इकोनॉमिस्ट आर्ग्यू दैट वेज प्राइस कंट्रोल आर यूजफुल बिकॉज। हम वेज और प्राइस कंट्रोल क्यों करते हैं और कैसे करते हैं, देखें जी। ये नहीं याद होगा आपको, आप करते हैं जी मैक्सिमम प्राइस मिनिमम प्राइस, मैक्सिमम वेज मिनिमम वेज, ये होते हैं जी आपके पास कंट्रोल्स। बेसिकली एलोकेशन ऑफ रिसोर्सेज को प्रॉपर करने के लिए आप ये काम करते हैं। जब फ्री मार्केट में, मेरी एक वीडियो भी इसके ऊपर है, मार्केट फेलियर के ऊपर, उसको आप रीड देखिएगा। जब फ्री मार्केट फोर्सेज यानी सप्लाई और डिमांड की ये प्रॉपरली वर्किंग ना कर रही हो और एलोकेशन ऑफ रिसोर्सेज जो है ना वो बेटर ना हो इनकी वजह से, सो गवर्नमेंट इंटरवेंशन करती है किस तरीके से, वेज प्राइस कंट्रोल करने के लिए। तो यूज़फुल कब होगी, दीज कंट्रोल्स क्रिएट जॉब्स फॉर गवर्नमेंट वर्कर्स, नहीं। सच कंट्रोल मोस्ट प्रॉपरली एलोकेट रिसोर्सेज, कंट्रोल मोस्ट प्रॉपरली इट कैन बी, लेकिन आगे देखते हैं। वेज प्राइस कंट्रोल प्रोवाइड्स अ परमानेंट क्योर, परमानेंट तो हो नहीं सकता। वेज प्राइस कंट्रोल्स इंक्रीज प्रोडक्टिविटी। सो आपके पास अब जो ऑप्शन बचती है वो आपके पास बचती है एक ये, और इधर से आपके पास ऑप्शन बचती है एक ये, बी और डी, ये है जिनके ऊपर अब आपने गौर करना है थोड़ा सा मज़ीद। अब अगर आप कारवान वालों को देखें तो उन्होंने आंसर दिया हुआ है जी सी, जो कि किसी सूरत भी पॉसिबल नहीं है। इन्फ्लेशन का पहली बात है ताल्लुक ही कोई नहीं है इसका वेज प्राइस। मैंने आपको पहले ही बता दिया था कि एलोकेशन ऑफ रिसोर्सेज आंसर है। सो बी कैन बी द ऑप्शन। देखो, वेज प्राइस कंट्रोल इंक्रीज प्रोडक्टिविटी, आपको पता है वेज प्राइस कंट्रोल से होता क्या है, शॉर्टेज क्रिएट हो जाती है या सरप्लस क्रिएट हो जाता है। सो अगर प्रॉपरली मैनेज किया जाए, यानी कि इफेक्टिव वेज प्राइस कंट्रोल किए जाएं, तो एलोकेशन ऑफ रिसोर्सेज जो है वो बेटर हो जाएगी। सच कंट्रोल्स मोस्ट प्रॉपरली एलोकेट द रिसोर्सेज, ये आपके पास आंसर बी बनेगा। द लॉरेंस कर्व आपको पहले भी मैंने लास्ट पेपर में करवाया था। लॉरेंस कर्व ये इनकम इनइक्वालिटी को शो करती है बिटवीन पॉपुलेशन। द मीडियम इनकम यूएस हैज़, नहीं। पर कैपिटा इनकम इज इंक्रीजिंग, नो। द डिग्री ऑफ इनकम इनइक्वालिटी बता चुका था, सी आंसर है आपके पास। लॉरेंस कर्व आते ही आपके माइंड में इनकम इनक्वालिटी आनी चाहिए। लॉरेंस कर्व के ऊपर एमसीक्यू आता है या जीनी के ऊपर आता है, या जीनी कोफिशिएंट पे आएगा इस दफ़ा भी, या लॉरेंस पे आएगा, माइंड में रखना है आपने। ये डेवलपमेंट इकोनॉमिक्स के अंदर आता है। पैराडॉक्स ऑफ शिफ्ट ही करता है हमेशा, ये है थ्रिफ्ट। ठीक है, बुक में भी गलती से आ जाए ना, पेपर में भी, तो ध्यान में रखना पैराडॉक्स ऑफ थ्रिफ्ट होता है। कहता ये है कि व्हेन यू बेसिकली गो फॉर हायर सेविंग, आप प्रीवियस
पीरियड से भी कम सेविंग कर पाते हैं, ठीक है जी। तो पैराडॉक्स ऑफ थ्रिफ्ट ये कहता है कि इंक्रीज, अगर आपकी जो है ना अप्रोच है कि भाई इस नेक्स्ट ईयर हम सेव ज़्यादा करें तो आप प्रीवियस ईयर से भी कम सेव कर पाएंगे, वैसे किसी रफ में आपको बता रहा हूँ। तो थ्रिफ्ट का मतलब सेविंग करना होता है, कंजूसी होता है। थ्रिफ्ट इंक्रीजेस इंडिविजुअल इंडेप्टनेस। क्या समझा रहा है कि जितना ज़्यादा सेविंग करने की कोशिश करोगे उतना उधार में जाओगे, पहले से भी कम सेव कर पाओगे। आंसर ए ही है। बाकी देख लेते हैं। एज अ सेविंग फंक्शन शिफ्ट, इसकी कोई बात ही कोई नहीं है। एज इनकम इंक्रीज अपवर्ड मूवमेंट अकर अलॉन्ग द सेविंग फंक्शन। एट हायर रेट्स ऑफ इंटरेस्ट पीपल टेंड टू सेव। भाई आपसे ये पूछा ही नहीं है, आपसे ये सारी बातें जनरली ठीक है कि सेविंग कैसे होती है। उसने पूछा पैराडॉक्स ऑफ थ्रिफ्ट क्या कहता है। ये कहता है पैराडॉक्स ऑफ थ्रिफ्ट, जो मैं पहले समझा चुका हूँ मैं आपको। आगे चलते हैं जी 11 नंबर MCQ की तरफ। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ फैक्टर विच इनहेंस एन इकोनॉमिक ग्रोथ पोटेंशियल। नॉट, फिर वही बात कह रहा हूँ, जब MCQ आए ना गंदी कर दें उनकी कॉपी, कोई मसला नहीं, पेंसिल उठा के ना नीचे कर दें। नॉट 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 अ फैक्टर विच ऑफ द इनहेंस द इकोनॉमिक ग्रोथ पोटेंशियल। ओके, क्या चीज़ ऐसी है जो ग्रोथ पोटेंशियल नहीं इंक्रीज करता। इंक्रीज द लेवल ऑफ इन्वेस्टमेंट, ये तो करता है। एडिक्वेट प्रोपेंसिटी टू सेव, थोड़ा सा आगे चलते हैं। रिलेटिवली हाई लेवल ऑफ ट्रेनिंग अमंग द लेबर फोर्स, ये तो करेगी। टेक्नोलॉजी भी करेगी। टेक्नोलॉजी पोटेंशियल बढ़ाती है। हाई लेवल्स ऑफ ट्रेनिंग पोटेंशियल बढ़ाती है। इन्वेस्टमेंट पोटेंशियल बढ़ाती है। ये है एन एडिक्वेट प्रोपेंसिटी टू सेव। अब आपके पास एक ही लीकेज बचती है जो कि ये है। अब ये भी वीक आंसर है, मैं आपको बताऊं। 1 2 3, ये 1 2 3। लेकिन अगर आप सोलो ग्रोथ मॉडल देखें, G इज इक्वल टू एस ओवर के, ग्रोथ सेविंग के साथ पॉजिटिवली रिलेटेड है। लेकिन क्योंकि हमारे पास अब यहाँ पर आंसर दिया है, पेपर बनाने वाले को शौक बड़ा हो रहा था कि मैं इस तरह की कोई ऑप्शन दूँ, कन्फ्यूज़ हों बच्चे। देखिए, इंक्रीज द लेवल ऑफ इन्वेस्टमेंट, इंक्रीज करेगी इकोनॉमिक ग्रोथ पोटेंशियल, ये भी इंक्रीज करेगी, ये भी इंक्रीज करेगी। सेविंग आपका एडिक्वेट प्रोपेंसिटी टू सेव विल नॉट इंक्रीज द पोटेंशियल, ठीक है। सो ये वाले पास आपके पास ऑप्शन है, बी आपका आंसर है। विच ऑफ द फॉलोइंग वुड कॉज डिमांड पुल इन्फ्लेशन। डिमांड पुल इन्फ्लेशन का मतलब है कि आपका C प्लस आई प्लस जी प्लस एक्स माइनस एम में या C बढ़ जाए या I बढ़ जाए या G बढ़ जाए या X बढ़ जाए या M कम हो जाए। इनमें से कोई ऐसे फैक्टर्स जो ये एक्टिविटी करवा जाएं जिसकी वजह से आपकी ओवरऑल AD बढ़ जाए, जिसकी वजह से आपकी प्राइस बढ़ जाती है। लाइक फॉर एग्जांपल ये आपके पास है जी AS, दिस इज AD राइज करेगा। ये जो प्राइस लेवल इंक्रीज हुआ है, दिस इज डिमांड पुल इन्फ्लेशन। ये क्यों हुआ जी फ्रॉम P1 टू P2? विच ऑफ द फॉलोइंग वुड कॉज द डिमांड पुल इन्फ्लेशन? An increase in the aggregate demand with shortage of supply. It can be, but आगे चलते हैं। Increase in the production cost, ये cost push inflation है। Disproportionately high payments to the factor the production, cost push inflation. Monopolistic labor markets, cost push inflation। या डिपेंड करता है, मोनोपोलिस्टिक लेबर मार्केट है तो इसका मतलब ये है कि मोनोपोलिस्टिक लेबर मार्केट, मज़े की बात ये है कि इसका मतलब ये है कि वर्कर डोमिनेट है और वो कहेगा मेरी सैलरी बढ़ाओ। तो इन तीनों सूरतों में कॉस्ट पुश इन्फ्लेशन हो रहा है। ये डायरेक्टली ये बात लिखी हुई है, इंक्रीज इन द एग्रीगेट डिमांड। सीधा सीधा क्वेश्चन है, आंसर आपके पास ए है। लेकिन माशाल्लाह अल्लाह इसको जन्नत नसीब करे। ये जो कारवान वाला है क्या कहता है, विच ऑफ द फॉलोइंग वुड कॉज द डिमांड पुल इन्फ्लेशन? आंसर इज बी। अब इसको बंदा क्या कहे, कुछ नहीं कह सकते हम, इसे दुआएं दे सकते हैं। अच्छा, अब क्वेश्चन नंबर 15 है। ये बड़ा कंफ्यूजिंग और डिबेट वाला क्वेश्चन है। इसमें जब ऐसे क्वेश्चन आ जाएं, ऐसे 1-2 क्वेश्चन आ जाते हैं जिसके ऊपर कोई भी एग्री नहीं होता, आपका टीचर आपसे एग्री नहीं होता, आप अपने आप से भी एग्री नहीं हो रहे होते, आपका दोस्त आपसे एग्री नहीं हो रहा होता, तो ये गैम्बल होता है। आपकी मर्ज़ी, ऐसे क्वेश्चंस को बस तुक्का लगाना है लगा दें। तो ये क्वेश्चन क्या कहता है, प्राइस टेंड टू बी इन्फ्लेटेड ड्यूरिंग वॉर टाइम। जंग के दिनों में कीमतें बढ़ जाती हैं बिकॉज देयर इज़ कंपटीशन फॉर फुली एम्प्लॉयड रिसोर्सेज। फुली एम्प्लॉयड रिसोर्सेज का मतलब है ऑल द रिसोर्सेज वर फुली एम्प्लॉयड। फुल एम्प्लॉयमेंट चल रही थी और अचानक से जंग स्टार्ट हो गई। तो जनाब अब जंग स्टार्ट होगी
तो वो ऑलरेडी जो फुली एम्प्लॉयड रिसोर्सेज थे, ये कहना ये चाह रहा है कि उससे क्या होगा कि अब रिसोर्सेज डाइवर्ट करने पड़ेंगे टूवर्ड्स वॉर, आपको कुछ इक्विपमेंट्स परचेज करने पड़ेंगे फौजियों के लिए, खाना शाना, तो महंगाई हो जाएगी। सो एक ऑप्शन। गन्स कॉस्ट मोर देन बटर का मतलब है कि गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर जो है वो इंक्रीज़ कर जाएंगे। किस तरफ वो इंक्रीज़ कर जाएंगे? डिफेंस एक्सपेंडिचर आपके इंक्रीज़ कर गए, मतलब आपकी एग्रीगेट डिमांड इंक्रीज़ हो गई जी। द कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स कैलकुलेटेड डिफरेंटली इन द वॉर टाइम, लेकिन क्या ये गारंटी है कि इसकी वजह से इन्फ्लेशन होगा? वो डिफरेंटली कैलकुलेट ज़रूर होता होगा, लेकिन क्या उससे इन्फ्लेशन होगा या नहीं होगा, ये बात कंफर्म नहीं। फ्यूअर पीपल आर लिविंग ऑन द फिक्स्ड इनकम, लोगों के पास फिक्स्ड इनकम है, बहुत लोगों के पास जॉबलेस हो गए, तो उनके पास पैसे ही नहीं है चीज़ें ख़रीदने के लिए, उसकी वजह से तो डिफ्लेशन होना चाहिए, प्राइसेस कम हो जानी चाहिए, मेरा ये मानना है। मैं बी आंसर के साथ इसलिए जाऊंगा, क्यों? क्योंकि जब गवर्नमेंट अपने रिसोर्सेज टुवर्ड्स वॉर शिफ्ट करती है, उसमें गन्स को परचेज कर रही है, वेपन्स को परचेज कर रही है, फौजियों के लिए खाने को परचेज कर रही है, ठीक है, तो उससे एग्रीगेट डिमांड बढ़ती है, ठीक है, और एवरी वन इन द इकोनॉमी, उसके बाद जो कुछ भी बचा हुआ है हर बंदा फूड को इकट्ठा करने की कोशिश करता है, प्रोडक्शन कम हो रही होती है और डिमांड ज़्यादा हो रही होती है, तो डिमांड पुल इन्फ्लेशन होने का खदशा बहुत शदीद किस्म का होता है। आप देख लें कोरोना से पहले आप लोगों ने क्या किया, ओवरऑल पाकिस्तान का बिहेवियर मार्च में क्या था कि गुड्स एंड सर्विसेज परचेज की जाए, सॉरी गुड्स एंड सर्विस कह रहा था, गुड्स ईटेबल्स परचेज करने के लिए सबसे ज़्यादा वो था, तो क्या हुआ कि कंज्यूमर आइटम्स शॉर्ट हो गए, पूरी दुनिया में ऐसे ही हुआ, प्राइसेस बढ़ गई। सो मैं इसलिए इस तरफ जाऊँगा, गन्स कॉस्ट मोर देन बटर। बुक के अंदर जो 15 जो क्वेश्चन है उसका आंसर ए दिया हुआ है, देयर इज़ कंपटीशन फॉर फुली एम्प्लॉयड रिसोर्सेज। क्या वॉर से पहले गारंटी है कि फुली एम्प्लॉयड रिसोर्सेज, ऑलरेडी फुल एम्प्लॉयमेंट थी रिसोर्सेज की? सो देयर इज अ केस। आगे चलते हैं जी, क्वेश्चन नंबर 16। सेल्स टैक्सेस आर जनरली कंसिडर टू बी, सेल टैक्सेस प्रोपोर्शनल होते हैं, प्रोग्रेसिव होते हैं, रिग्रेसिव होते हैं या इनडायरेक्ट होते हैं? क्योंकि हमने इसके अंदर से हमने क्वेश्चन का आंसर वो देना है जो मोस्ट क्लोज या स्ट्रॉन्ग आंसर हो। तो अब आप देखें कि आप पाकिस्तान में क्या 16% आपके पास जो है सेल्स टैक्स लगा होता है, तो और वो फिक्स रहता है, हर प्रोडक्ट का 16 से 17% जो है ना वो आपके पास सेल्स टैक्स है, तो इट कैन बी प्रोपोर्शनल। बट स्ट्रॉन्ग क्या है? आप देखते हैं कि ये इनडायरेक्ट टैक्स तो हर हाल में है जी, कंफर्म है जी, तो आप इनडायरेक्ट टैक्स के साथ जाएंगे। रिग्रेसिव नहीं हो सकता, प्रोग्रेसिव नहीं हो सकता, ये यूजुअली डायरेक्ट टैक्स इंपोज करते हुए अगर इनकम इंक्रीज़ हो रही है तो टैक्स इंक्रीज़ हो रहा है, और इनकम इंक्रीज़ होने से टैक्स अगर डिक्रीज़ हो रहा हो तो वो आपके पास रिग्रेसिव होता है। इकोनॉमिक ग्रोथ इज सेड टू बी, इकोनॉमिक ग्रोथ आपके पास क्वांटिटेटिव होती है, चेंज इन द प्रोडक्टिव कैपेसिटी ऑफ द इकोनॉमी इकोनॉमिक ग्रोथ होती है, प्रोडक्टिव कैपेसिटी क्वांटिटेटिव होती है, क्वांटिटेटिव अप्रोच है। क्वांटिटेटिव और क्वालिटेटिव ऐड कर दें तो इकोनॉमिक डेवलपमेंट बनती है। सो दिस इज योर क्वांटिटेटिव अप्रोच, सी ऑप्शन आपका आंसर है, डेफिनेशन से ही पता चल जाता है। स्मीडा, स्मॉल मीडियम एंटरप्राइज डेवलपमेंट अथॉरिटी, स्मॉल छोटे पैमाने की संतों को फ़रोग देने का जो इदारा है वो कैसे फ़रोग देता है? वो देता है छोटे कर्जे दे के, माइक्रो फाइनेंस। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द, फिर नॉट आ गया तो नॉट को अंडरलाइन करेंगे सो दैट कि आपके जहन में रहे कि नॉट 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 द इंडिकेटर ऑफ ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट। ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट होती है जी एजुकेशन से, ट्रेनिंग से। मार्जिनल एफिशिएंसी ऑफ कैपिटल कहाँ से आ गया? हेल्थ अच्छी हो वर्कर की, ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट, एजुकेशन, ट्रेनिंग, ये तीन तो हैं। एफिशिएंसी ऑफ कैपिटल तो एफिशिएंसी ऑफ कैपिटल ही है ना, मशीन की एफिशिएंसी, उसमें एचआर की फैसिलिटी तो ना हुई ना उसकी एफिशिएंसी। सो ए इज़ योर आंसर, क्योंकि नॉट की बात हुई। टू प्लान इज टू एक्ट, टू 20 नंबर, टू प्लान इज टू एक्ट विद द पर्पज ऑफ चूज एंड चॉइस इज द एसेंस ऑफ इकोनॉमिक ग्रोथ। चूज चॉइस रॉबिन्स कहता था, स्कारसिटी, बी आंसर। वेज ड्रिफ्ट, ये 2 दफ़ा एक क्वेश्चन आया डिफरेंट पीपीएससी के पेपर में, वेज ड्रिफ्ट क्या होती है?
इसकी डेफिनेशन देखनी है आज आप लोगों ने, ठीक है। जब ये आप वीडियो देख रहे हो तो वेज ड्रिफ्ट की डेफिनेशन जाके देखनी है, ठीक है। इसमें बेसिकली वेज जो आपको मिल रही है और उसमें जो ओवर टाइम होता है इसका डिफरेंस बेसिकली आ रहा होता है। इसमें कोई जोग्राफिकल डिफरेंसेस नहीं है, तो आपने इसको देखना है। ये जो नॉलेज ये माइंड में है, जब आप डेफिनेशन देख के क्वेश्चन को अटेम्प्ट करेंगे आपको इजीली एक आंसर पता चल जाएगा। द मूवमेंट ऑफ वेज व्हेन देयर इज़ नो इफेक्टिव इनकम पॉलिसी, इसका कोई ताल्लुक नहीं है। द डिफरेंस इन द लेवल ऑफ वेज एज बिटवीन डिफरेंट इंडस्ट्रीज, इसका भी कोई ताल्लुक नहीं है। रीजनल वेरिएशन इन द वेज रेट्स भी कोई नहीं है। द डिफरेंस बिटवीन द मूवमेंट इन वेज एंड द मूवमेंट इन अर्निंग एक्सक्लूडिंग द इफेक्ट ऑफ ओवर टाइम, ठीक है। तो बात ये है कि ऑप्शन में भी आपके पास वीक ऑप्शन ये वाली है, और डेफिनेशन में भी देखेंगे तो बेसिकली आपके पास क्या होगा कि डेफिनेशन में भी कहीं ना कहीं ओवर टाइम और उसकी ये वेजेस के डिफरेंसेस की बात हो रही होगी उसकी एक्सक्लूड करने की। तो आप ये डी ऑप्शन देख लें और साथ वेज ड्रिफ्ट जो है ना, वेज ड्रिफ्ट, इसकी डेफिनेशन नोट कर लें, ठीक है। ये कॉन्सेप्ट यूजुअली आपको ना मैक्रो इकोनॉमिक्स की बुक्स में नहीं मिलता और बेसिक लेवल की बुक्स में भी नहीं मिलता, तो ये आपने ज़रूर नोट कर लेना है अपने वो जो शॉर्ट नोट्स आप बना रहे हैं ना उसमें। अ फॉल इन द मार्केट प्राइस ऑफ A fall in the market price of interest securities is an indication that, अच्छा जी, तो अब बात आ गई, a fall in the market price of interest securities is an indication that, तो भाई पहला ऑप्शन है लिक्विडिटी प्रेफरेंस हैज़ डिक्रीज, इसका मतलब होता है कि मनी डिमांड फॉल कर गई है। मनी डिमांड फॉल कर गई है और बॉन्ड्स की डिमांड, बॉन्ड्स और सिक्योरिटीज़ की डिमांड बढ़ गई है। जब भी बॉन्ड्स और सिक्योरिटीज़ की डिमांड बढ़ती है उनकी प्राइस बढ़ती है। यहाँ है फॉल इन दी मार्केट प्राइस ऑफ इंटरेस्ट सिक्योरिटीज़। सो इंटरेस्ट सिक्योरिटीज़ यानी कि बॉन्ड्स, बॉन्ड्स की डिमांड बढ़ा रहे हो आप, लिक्विडिटी प्रेफरेंस को कम कर रहे हो। हाउ इज़ इट पॉसिबल कि आंसर ए है? बुक वाले ने माशाल्लाह ए दिया है, थ्योरेटिकली रॉन्ग है, ए नहीं हो सकता। बी पे आते हैं अच्छा फार्मूला भी बता देता हूँ। देखो, प्रेजेंट वैल्यू ऑफ बॉन्ड इज़ इक्वल टू आर रिटर्न ओवर आई इंटरेस्ट रेट। ये फार्मूला रिचर्ड टी फ्रोइन मैक्रो इकोनॉमिक्स में दिया हुआ और मेरे जो मैक्रो इकोनॉमिक्स के लेक्चर है वहाँ भी डिस्कस हुआ है। ये जब इंटरेस्ट रेट राइज करता है तो प्रेजेंट वैल्यू ऑफ बॉन्ड कह लें या प्राइसेस ऑफ बॉन्ड्स कह लें, इसका इन्वर्स रिलेशनशिप होता है। इंटरेस्ट रेट राइज करता है तो प्रेजेंट वैल्यू ऑफ ओल्ड या एग्जिस्टिंग बॉन्ड्स फॉल कर जाती है। सो आई विल गो विद द बी ऑप्शन, द मार्केट रेट ऑफ इंटरेस्ट हैज़ इंक्रीज। बाकी ऑप्शन नहीं बन नहीं सकते। बहुत आसान सा क्वेश्चन। इन द टू सेक्टर इकोनॉमी, टू सेक्टर इकोनॉमी कौन सी होती है? सी प्लस आई, सी प्लस एस, ठीक है जी। तो यहाँ पे ये कहना चाह रहा है कि भाई एम पी सी और ए पी, भाई सिंपल सी बात है, एम पी सी को एम पी एस में ऐड करके वो जो आंसर इक्वल टू 1 आता है, दोनों को ऐड करें इक्वल टू 1, देखें देयर सम इज इक्वल टू यूनिटी, आंसर ए, ये बी आपके पास आंसर है। इन द क्लोज्ड इकोनॉमी देयर वुड बी नो ट्रेड, भाई और क्या होना है? कैपिटल डेप्रिसिएशन, ओवरसीज ट्रेड डिसइक्विलिब्रियम होना ही नहीं है जब है ही क्लोज्ड इकोनॉमी, नो ओवरसीज ट्रेड इक्विलिब्रियम, बी आंसर है आपके पास। ये स्टैटिस्टिक्स आपने खुद चेक कर ली, हाउ मैनी इज द टोटल पॉपुलेशन लिविंग द डेवलपिंग कंट्री, क्योंकि चेंज होती रहती है। अब ये 2011 का पेपर है, आप वही याद कर लेंगे कि अच्छा जी ये वाला आंसर दिया हुआ है जी। आपने वेरीफाई करना है, 9 साल हो गए हैं 2020 में, टोटल पॉपुलेशन लिविंग इन डेवलपिंग कंट्रीज और डेवलप कंट्रीज, इसको आपने खुद ही चेक कर लेना है। 29 पे आते हैं जी। इफ़ वी कंपेयर जीडीपी एंड जीएनपी देन, इफ़ वी कंपेयर जीडीपी एंड जीएनपी देन, अब देखिए ना, ये आपके पास है जी, फॉर एग्जांपल मैं जीएनपी की बात करूं तो जीएनपी में जीडीपी भी शामिल है। जीएनपी इंक्लूड्स योर जीडीपी प्लस नेट फॉरेन इनकम या नेट इनकम फ्रॉम अब्रॉड। तो अब अगर मैं इधर इक्वेशन देखता हूं, क्योंकि इसने जीएनपी की बात की है, तो जीएनपी इज इक्वल टू जीडीपी प्लस, बी आपका आंसर है। इसका कोई ताल्लुक ही नहीं बनता। एनएनपी में से तो
ये इक्वेशन ही रॉन्ग है दोनों, तो आपका बी आंसर है 29 का। और आपके माशाल्लाह ये किताब वाले ऑथर ने ये आंसर दिया हुआ है, ठीक है। दिस इज़ नॉट द आंसर इफ़ वी कंपेयर जीडीपी एंड जीएनपी, ठीक है। तो जीडीपी की क्वेश्चन हो सकती थी कि जीडीपी इज इक्वल टू जीएनपी माइनस नेट इनकम फ्रॉम अब्रॉड। सो आपका आंसर यहाँ बी है। तो ये बड़ी बेसिक सी बात है, आपको पता ही होगा। अब इससे पूछा विच ऑफ द फॉलोइंग इज विदड्रॉ फ्रॉम द, देखे ना, आप कहते हैं ना लीकेजेस एंड इंजेक्शंस, विड्रॉल एंड इंजेक्शंस। विड्रॉ आपके पास क्या होगा, टैक्स, सेविंग्स, विड्रॉल होते हैं। यहाँ पे देखें इन्वेस्टमेंट तो इंजेक्शन है, ठीक है। अब यहाँ पर आपके पास टैक्सेस हैं, कंजम्पशन है, ये भी नहीं हो सकता। वो आप सोचेंगे ये है जी, दो से सब्सिडी है और दो चीज़ें हैं, टैक्सेशन है। अच्छा, तो क्वेश्चन नंबर 30 जो है उसमें अब आपके पास ऑप्शन इन्वेस्टमेंट नहीं हो सकती, कंजम्पशन नहीं हो सकती, क्योंकि ये बेसिकली क्वेश्चन पूछना चाहता है कि सर्कुलर फ्लो ऑफ नेशनल इनकम में क्या चीज़ इंक्लूड होती है और क्या चीज़ नहीं। तो मैं चला गया था डिस्कस करने लीकेजेस और इंजेक्शन के टर्मिनोलॉजी में, विड्रॉल फ्रॉम द सर्कुलर फ्लो, यानी विच इज़ नॉट इंक्लूडेड इनकम स्ट्रीम में। तो हमारे पास टैक्सेशन इंक्लूडेड होती है। अगर आप 4 सेक्टर इकोनॉमी या 3 सेक्टर इकोनॉमी का सर्कुलर फ्लो ऑफ नेशनल इनकम देखें तो टैक्सेस गिवन होंगे। ये सब्सिडी गिवन नहीं है सर्कुलर फ्लो में, इट इज़ नॉट इंक्लूडेड, इसको हम डिस्कस नहीं करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास, द वेलोसिटी ऑफ सर्कुलेशन ऑफ मनी मीन्स। द वेलोसिटी ऑफ सर्कुलेशन ऑफ मनी मीन्स व्हाट। बेसिकली ये शो करती है द नंबर ऑफ टाइम्स अ करेंसी नोट चेंजेस हैंड्स इन 1 ईयर। एक साल में एक करेंसी नोट जितने दफ़ा ट्रांजैक्शन में यूज़ होता है, दैट इज़ वेलोसिटी ऑफ सर्कुलेशन ऑफ मनी। द नंबर ऑफ टाइम्स द यूनिट ऑफ मनी चेंजेस हैंड्स डेली, नॉट मंथली, एनुअली। सी आंसर है आपके पास। डीवैल्यूएशन ऑफ करेंसी से क्या होता है, डीवैल्यूएशन ऑफ, ये मार्शल लर्नर कंडीशन ही है। डीवैल्यूएशन ऑफ करेंसी कैन हेल्प टू इंक्रीज एक्सपोर्ट्स इफ इलास्टिसिटी डिमांड फॉर एक्सपोर्टेबल आइटम इन अदर कंट्री इज ग्रेटर देन 1। ये मैंने आपको लास्ट वीडियो जो थी ना उसमें मैंने बड़ी डिटेल से बता दिया था, ठीक है। तो इसका मतलब यही होता है कि अगर प्राइस ऑफ एक्सपोर्ट पाकिस्तान के अंदर एक्सपोर्टेड प्राइसेस फॉल करें और क्वांटिटी डिमांडेड ऑफ एक्सपोर्ट अदर कंट्री के अंदर बड़ी तेज़ी से बढ़ें, लाइक ये 30% राइज हो और प्राइस सिर्फ 10% फॉल हुई थी, तो आपका ग्रेटर देन 1 आंसर आएगा। कैसे, चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड ऑफ एक्सपोर्ट ओवर चेंज इन प्राइस ऑफ एक्सपोर्ट, ये परसेंटेज में, तो इधर 30% डिवाइडेड बाय 10% करें तो 3 आंसर आएगा, ग्रेटर देन 1, तो बी आंसर है आपके पास। एक्सचेंज रेट ऑफ विच करेंसी फॉल्स बिकॉज ऑफ परसिस्टेंट बैलेंस ऑफ पेमेंट डेफिसिट। गुड करेंसी, हार्ड करेंसी, सिल्वर करेंसी, सॉफ्ट करेंसी। तो सॉफ्ट करेंसी इस सेंस में कहा गया है कि ये जो है ना मार्केट फोर्सेस के साथ फ्लक्चुएट कर रही होती है, तो ये इसलिए सॉफ्ट करेंसी आंसर बनता है। फ्रॉम ईच अकॉर्डिंग टू हिज एबिलिटी टू ईच अकॉर्डिंग टू हिज नीड इज द थ्योरेटिकल स्लोगन ऑफ। बेसिकली हर किसी को उसकी एबिलिटी के मुताबिक मिलना, उसकी नीड के मुताबिक मिलना, उसकी क्वालिफिकेशन के मुताबिक मिलना, कम्युनिज्म या सोशलिज्म, ये इनका नारा है। इकोनॉमिक सिस्टम आप देख लेंगे ना, अगर से कैपिटलिज्म है, मिक्स्ड इकोनॉमिक सिस्टम है जी, और लेजेस फेयर है, और सोशलिज्म या कम्युनिज्म है, तो ये आपके पास आंसर बनता है डी। अब ये कह रहा है कि अगर ये हो जाए, एग्रीगेट सप्लाई एक्सीड्स एग्रीगेट डिमांड हो जाए तो क्या होगा, अनएम्प्लॉयमेंट एग्जिस्ट करेगी, प्राइस ऑफ कंज्यूमर गुड्स राइज, बिजनेस इन्वेंट्री एक्यूमुलेट होंगी, पीपल सेव मोर देन दे इंटेंडेड टू सेव। यहाँ पर ये जो 4 ऑप्शंस हैं ये अभी हमने देखनी है। तो 2 ऑप्शन है आपके पास, एक तो ये यूँ हो सकता है कि ये आपके पास है वो जो इन्फ्लेशनरी डिफ्लेशनरी गैप में एएस और ये एडी हो गया, और ये वाला काम हो रहा है कि आपके पास डिफ्लेशनरी गैप क्रिएट हो रहा है कि एग्रीगेट सप्लाई ज़्यादा है, एग्रीगेट डिमांड कम है, डिमांड डेफिशिएंसी हुई है बेसिकली, तभी तो आप डिफ्लेशनरी गैप में एडी को बढ़ाते हैं। तो डिमांड डेफिशिएंसी में बेसिकली इट कैन हैपन कि पीपल आर सेविंग मोर और कंज्यूमिंग लेस।
हाँ जी, तो अब आपके पास देखें ज़रा ऑप्शन को, विच ऑफ द फॉलोइंग इज, ओ सॉरी ये डिस्कस कर रहे थे, व्हेन एग्रीगेट सप्लाई एग्जिस्ट एग्रीगेट डिमांड, तो क्या होगा, अनएम्प्लॉयमेंट एग्जिस्ट। भाई एग्रीगेट सप्लाई ज़्यादा है, इसका मतलब प्रोडक्शन ज़्यादा हुई है, अनएम्प्लॉयमेंट तो हो नहीं सकती, सप्लाई ज़्यादा है ना, तो प्रोडक्शन ज़्यादा हुई, अनएम्प्लॉयमेंट तो ना हुई। प्राइस ऑफ कंज्यूमर गुड राइज, भाई सप्लाई ज़्यादा है, प्राइस तो फॉल करेगी, भी नहीं हो सकता। बिजनेस इन्वेंट्री एक्यूमुलेट, इट कैन बी पॉसिबल, मुझे ये अच्छा आंसर लग रहा है। क्यों? क्योंकि देखें यहाँ पे सप्लाई ज़्यादा है, डिमांड कम है, डिमांड कम होने की मल्टीपल रीज़न हो सकती हैं, लेकिन ये बात कंफर्म है कि प्रोड्यूस ज़्यादा हो गया और डिमांड कम है, इन्वेंट्री एक्यूमुलेट होगी, अनसोल्ड स्टॉक ऑफ गुड्स मौजूद है। सी। डी में क्या है, पीपल सेव मोर देन दे इंटेंडेड टू सेव, जितना उन्होंने सोचा था, प्लान किया था, उससे ज़्यादा सेव कर रहे हैं। क्यों सेव कर रहे हैं? उनको किसने कहा है सेव कर? ये स्ट्रॉन्ग रीज़न नहीं है इस डिमांड के कम होने की और सप्लाई के ज़्यादा होने की। सो आई विल गो विद सी, नॉट विद द डी, जैसे बुक वाले ने कहा है डी। पीपल सेव मोर देन दे इंटेंडेड टू सेव, जितना उन्होंने प्लान किया उससे ज़्यादा सेव किया। वाई? यहाँ डिमांड एफिशिएंसी की रीज़न ये भी हो सकती है कि भाई लोगों के पास पैसे नहीं है, टैक्स है इकोनॉमी में ज़्यादा, इंटरेस्ट रेट है इकोनॉमी में ज़्यादा। सो आप कैसे करते हैं डिफ्लेशनरी गैप को रिमूव? आप करते हैं इंटरेस्ट रेट कम कर दो, गवर्नमेंट स्पेंडिंग बढ़ा दो, टैक्सेस को कम करो तो बढ़ेगी। तो यहाँ पे तो बात हो रही है दे आर सेविंग, कुछ जंग होने वाली है। सो बिजनेस, ये कंफर्म आंसर है कि देखें जी, जब भी सप्लाई ज़्यादा होती है, डिमांड कम होती है, बिजनेस इन्वेंट्री तो एक्यूमुलेट होती ही होती है। सो आई विल गो विद द सी। अच्छा, अब नेक्स्ट क्वेश्चन, एक दो क्वेश्चन और डिस्कस कर लेते हैं आज के सेशन में। ये विच ऑफ द फॉलोइंग अकाउंट्स, ये नहीं 41 नंबर क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग अकाउंट्स फॉर कॉस्ट पुश इन्फ्लेशन। कॉस्ट पुश इन्फ्लेशन क्यों होता है? इंक्रीज इन मनी सप्लाई, एक ऑप्शन। नंबर 2, इंक्रीज इन इनडायरेक्ट टैक्सेस। वैसे मैं ए लेवल के स्टूडेंट्स को पढ़ाता हूँ ना, तो वहाँ पे जो कैम्ब्रिज के MCQs आते हैं, मुझे एक MCQ बिल्कुल क्लियरली याद है, वहाँ पे कॉस्ट पुश इन्फ्लेशन की एक रीज़न लिखी हुई थी, इंक्रीज इन मनी सप्लाई। मैं जस्ट अच्छे स्टूडेंट्स जो आप में से माशाल्लाह सारे ही अच्छे हैं, उनको समझा रहा हूँ कि देखिए मनी सप्लाई बढ़ी, डबल द मनी सप्लाई डबल विल बी द प्राइसेस, प्राइसेस बढ़ी तो वेजेस बढ़ी। इस सेंस में और कोई ऑप्शन ही नहीं बनती थी, और ऑप्शन क्या बच रही थी? मनी सप्लाई ऑप्शन बच रही थी। मनी सप्लाई के इंक्रीज़ होने से क्वांटिटी थ्योरी ऑफ मनी अप्लाई करना, और उससे वेजेस कॉस्ट, इसमें रॉ मटेरियल महंगा हो गया, तो इस तरीके से ऑप्शन बनता था। लेकिन यहाँ हमारे पास ऑप्शन है इंक्रीज इन मनी सप्लाई, इंक्रीज इन इनडायरेक्ट टैक्स। ज़रूरी तो नहीं है वो प्रोड्यूसर देगा, वो तो सारे शिफ्ट कर देगा। सो कॉस्ट पुश इन्फ्लेशन में तो वेज है, रॉ मटेरियल एक्सपेंसिव हो गया, आपकी इलेक्ट्रिसिटी, पॉपुलेशन, ये तो डिमांड पुल इन्फ्लेशन लेके आएगा। इंक्रीज इन नॉन प्लान एक्सपेंडिचर, नॉन प्लान एक्सपेंडिचर कैन बी द आंसर इन अ सेंस कि ये फर्म की बात कर रहा है कि फर्म के जो वेजेस हैं वो, सॉरी, रॉ मटेरियल एक्सपेंसिव हो गया, चलेंज, इलेक्ट्रिसिटी की कॉस्ट अचानक से महंगी होगी, पेट्रोल ऑयल अचानक से एक्सपेंसिव हो गया, नॉन प्लान था, कॉस्ट बढ़ गई, तो कॉस्ट पुश इन्फ्लेशन हो गया। थैंक यू वेरी मच, आज के लिए इतना ही काफ़ी है। बाकी पार्ट 2 ऑफ 2011 कल इंशाल्लाह मैं अपलोड करूँगा। लाइक करें, सब्सक्राइब ज़रूर करें, और अपने दोस्तों को ज़रूर शेयर करें जिन लोगों के पास एकेडमीज़ की एक्सेस नहीं है, या जिनको अभी तक आपने नहीं बताया। अगर आप बताएंगे तो आप डेफिनेटली पास कर जाएंगे, आप नहीं बताएंगे, नॉलेज को शेयर नहीं करेंगे, तो अब मैं कुछ ऐसी वैसी बात नहीं करता, लेकिन शेयर करें, अच्छी बात है। थैंक यू वेरी मच।